टू द हिंदी मीडियम। आज का क्लास सेल चैप्टर का तीसरा क्लास है। आज हम प्लांट सेल एनाटॉमी के बारे में देखने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले दो क्लास में हमने सेल के बारे में पहले जाना, फिर जो लास्ट क्लास हमारा हुआ था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज उसमें मैंने एनिमल सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव सेशन था। अगर किसी ने मिस किया है तो प्लीज़ उसे जाकर देखो, बिकॉज उसमें आपको सेल का बहुत ही डेलिकेट फंक्शन आपको समझ में आएगा। सेल के भीतर के पार्ट्स कैसे काम करते हैं, तो हमारा बॉडी का जो सबसे फंडामेंटल यूनिट है वो कैसे काम कर रहा है, उसके बारे में उस क्लास में बहुत डिटेल में बात हुई है। आज के क्लास में हम प्लांट सेल और एनिमल सेल का थोड़ा सा डिफरेंस देखने जा रहे हैं और प्लांट सेल को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, जो फर्स्ट क्लास में बात हुआ था उसमें रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, नर्व सेल, स्पर्म सेल, ये सब बारे में बात की थी मैंने। लेकिन उस समय तक आपको सेल का स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया गया था। जब आपने पिछले क्लास में सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया है, जो कि कुछ जो बोर्ड पर मैंने ड्रॉ करके बताया था, तो जब वो स्ट्रक्चर आपने जान लिया है तो उसके बाद तो फिर ये जानना बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज अब यहाँ पर जो जैसे रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है या फिर वाइट ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है, नर्व सेल है, स्पर्म सेल, ओवम, इंटेस्टाइनल सेल, बोन सेल, ये सारे सेल में आपको कुछ कॉमन दिखने लगा होगा और आप कुछ अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि अरे इसका तो कुछ न्यूक्लियस जैसा लग रहा है, इसमें भी वैसा कुछ है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, लेकिन होगा, भीतर होगा, फूला हुआ है तो अंदर कहीं ना कहीं कुछ होगा। ये भी फूला हुआ बॉल जैसा लग रहा है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर टाइप का लग रहा है, ये बोन सेल है। तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है बीच में। ज़रूर ये जो सर पढ़ाए थे कि ये बाहर से ये सेल मेम्ब्रेन होता है, भीतर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, तो कुछ ना कुछ ऐसा ही है। आपको ये अंदाज़ा होने लगा होगा। बस यही अंदाज़ा आप लगा सकें इसके लिए ये पिक्चर लाया मैंने फिर से, और यही कारण था कि पहले एनिमल सेल को पढ़ा दिया गया। सेल की बात पहले क्लास में हुई, उसके बाद सेकेंड क्लास में एनिमल सेल ही पढ़ा दिया गया। उम्मीद है तरीका आपको पसंद आया होगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आज हम एनिमल सेल को थोड़ा सा देखते हुए प्लांट सेल के बारे में जानेंगे। एनिमल सेल में क्या है तो सारी बातें पहले हो चुकी है। ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल है, ओके, ये न्यूक्लियस ऑफ द सेल है। ये कट आउट करके दिखाया गया है। मान लो कोई सेल होगा, उसको ब्लेड से पहले ऐसे काटा गया, फिर ऐसे काटा गया, तो ये कट आउट है सेल का, तो वही आपको दिखाया गया है। तो इसमें न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस कहा जाता है सेल का, जिसका काम है एटीपी के रूप में पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना, पूरे सेल के सारे पार्ट्स को काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। वैक्यूल है, वैक्यूल का काम फूड स्टोरेज और फूड का डिस्पोजल में काम आता है, ठीक है ना। जैसे जो भी डिस्पोजल बाहर निकलेगा सेल से और सेल में फूड के रूप में स्टोरेज होकर रहेगा, दैट काइंड ऑफ वर्क इज़ डन बाय वैक्यूल। उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कुछ नहीं, वो जेली है जिसमें ये सारे के सारे पार्ट्स तैर रहे हैं, और सिर्फ तैर ही नहीं रहे हैं बल्कि वो जेली बहुत इंटेलिजेंट जेली है। वो जेली एक दूसरे के बीच में, जैसे ये गोल्जी एपरेटस है और ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इन दोनों के बीच में जो भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगा, जो भी मटेरियल का शेयरिंग होगा, दोनों एक दूसरे से समझ लो इंटरेक्ट कर पाएंगे, उसका ये चैनल है ये साइटोप्लाज्म। इसमें प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज सब कुछ भरा हुआ होता है, और जिसे जो ज़रूरी होता है वो ले लेता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो ज़रूरी है वो साइटोप्लाज्म से ले लेगा, गोल्जी कम्प्लेक्स को जो ज़रूरी है वो इससे ले लेगा। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो न्यूक्लियस को इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है इसी साइटोप्लाज्म के ज़रिए। तो ये सारी बातें हैं। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो और भी पार्ट्स है इसमें, चलो देख लो। साइटोप्लाज्म हो गया, गोल्जी कम्प्लेक्स यानी गोल्जी एपरेटस, गोल्जी नामक साइंटिस्ट के नाम पर है ये। इसके बाद वेसिकल्स है, पढ़ेंगे हम लोग इसको। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो कि एक से ज़्यादा होता है किसी भी सेल में। किसी भी सेल में एक ही होता है न्यूक्लियस, बाकी सारी चीज़ें एक से ज़्यादा हो सकती हैं, ओके। इसके बाद लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स,
सेंट्रियोल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो पूरा मेम्ब्रेन जो कि कवर करके रखे हुए पूरे सेल को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ है, ये रफ है क्योंकि इसमें डॉट 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 स्ट्रक्चर है, और इसी के साइड में इससे लगा हुआ होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये सारा का सारा यहाँ पर एक दिखाया गया है आपको। ये राइबोसोम्स, जो छोटा छोटा डॉट आप देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम्स है। डीएनए हमारा न्यूक्लियस में होता है। डीएनए खुद को रेप्लिकेट हमेशा करते रहता है, यानी कि अपना फोटोकॉपी खुद से करते रहता है। वहीं पर प्राप्त प्रोटीन से वो अपना फोटोकॉपी करता रहता है, और ढेर सारा डीएनए ट्रांसक्रिप्ट होकर के आरएनए बन करके कोर न्यूक्लियस में भी जाते रहता है, और जहां आरएनए राइबोसोम बना करके बाहर रिजेक्ट करता है। राइबोसोम को आप देखेंगे कि राइबोसोम न्यूक्लियस में भी है, यानी आउटर न्यूक्लियस में भी है, इनर न्यूक्लियस में भी है, यानी न्यूक्लियस में भी है। उसके बाद आप साइटोप्लाज्म में तो देखेंगे ही पूरे राइबोसोम्स को, उसके अलावा आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देखेंगे कि उसमें राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है। और यही कारण है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है रफ वाला, वो प्रोटीन जनरेट करता है, और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है राइबोसोम्स, जिसके कारण वो प्रोटीन जनरेट नहीं करता है, वो सिर्फ लिपिड्स और एस्टेरोल्स जनरेट करता है। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्लांट सेल के बारे में। देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल लगभग बातें सेम भी हो जाती है दोनों में, और लगभग बातें डिफरेंट भी हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिफरेंस जो है कि जनरली जो आपका एनिमल सेल होता है ना, वो कुछ इस तरह का शेप का होता है, ओवल होगा, स्फेयर होगा, इस तरह का होगा। और प्लांट सेल जो होगा वो आपका इस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर। और उसमें कैसा, तो इसमें इस तरह से चारों ओर से ऐसे ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप का होने के पीछे बहुत सारा वजह है। सबसे पहली बात, कि प्लांट सेल जो होता है ये ज़्यादा हार्ड होता है, ये ज़्यादा फर्म होता है, रिजिड होता है, और ये जो होता है ये क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है। कुछ इस तरह से समझ लो कि जो तुम अगर किसी बैलून में वाटर अगर फिल करके उसको पूरा टाइटली, उसको कहीं ना कहीं उसका जो आउटलेट है उसको बंद कर दो, तो वो जिस तरह का स्ट्रक्चर लेगा वो आपका एनिमल सेल हो जाता है। एनिमल सेल इस तरह का स्ट्रक्चर लेता है। जबकि प्लांट सेल की बात करो तो वो थोड़ा सा हार्ड होता है, वो दबाए नहीं दबेगा जल्दी, लेकिन ये दबता है। ये लुच पुच वाला हाल है जो कि इसमें नहीं है। एक तो ये बात होगी। देखो, इसमें सीधे सेल मेम्ब्रेन होता है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन तो होता है। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन तो है, यहाँ है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है पूरा का पूरा, इस तरह से ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर, सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा फर्मनेस देने के लिए, सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा मजबूती देने के लिए, थोड़ा हार्ड करने के लिए, उसके बाहर सेल वॉल भी होता है इसमें। ये देखो सेल वॉल, और सेल वॉल पूरा कनेक्टेड नहीं है, बंद नहीं है, खुला हुआ है चार कोना पर, लेकिन है, सेल वॉल है। ओके, तो ये चार जगह सेल वॉल है। उम्मीद है सारी बातें समझ में आ रही होगी तुम्हें। ये आपका सेल वॉल है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होता है, यहाँ है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है। ये गलती से पिक्चर बन गया था। ये है यहाँ पर लाइसोसोम। लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। राइबोसोम प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस के बारे में जानो कि जो आपका होता है एक वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल की बात करते हैं अगर, तो वैक्यूल जो होता है एनिमल सेल में ढेर सारे होते हैं, एनिमल सेल में ढेर सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं।
एनिमल सेल में ढेर सारे होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप प्लांट सेल में देखेंगे तो वैक्यूल जो है वो एक ही होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल एक ही होता है, लेकिन वो बड़ा होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर ये प्लांट सेल है बिना सेल वाल का, सेल वाल तो इसके चारों बगल ऐसे रहेगा, ठीक है, सटा हुआ नहीं रहता, ड्रॉ कर रहा हूँ जल्दी जल्दी तो हो गया। तो ऐसे अगर एनिमल सेल है तो इसमें इस तरह से अगर वैक्यूल है, इतना बड़ा तक वैक्यूल हो सकता है, और न्यूक्लियस हो सकता है साइड में खिसक जाए, इतना बड़ा वैक्यूल होता है। देखो नहीं यहाँ वैक्यूल कितना बड़ा है, न्यूक्लियस से भी बड़ा है। तो एनिमल सेल में सबसे बड़ा जो ऑर्गेनेल होता है, ऑर्गेनेल किसको कहा जाता है? तो फिर से सुन लो, देखो किसी भी सेल के भीतर ये जितनी भी चीज़ें तुमको मैंने बताया, चाहे वो एनिमल सेल हो, ठीक है, चाहे वो एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, ठीक है, एक सेल के भीतर जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितने भी नाम मैंने लिखे हैं, ये जितने भी नाम यहाँ लिखा हुआ है, वो सब अपने आप में क्या कहलाएगा? वो सब अपने आप में कहलाता है ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स, ठीक है, वो सब अपने आप में कहलाता है ऑर्गेनेल्स। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मान लो अगर आप बाजार जाते हैं ना, तो बाजार में आपको कई तरह का बहुत सारा सामान, बहुत सारा दुकान दिखता है, बहुत सारे लोग दिखते हैं। चलो लोग की बात करते हैं। कुछ वहाँ पर आपको बार्बर, नाई प्रोफेशन के मिल जाएंगे, कुछ शॉपकीपर मिल जाएंगे, कुछ और मिलेंगे, जैसे अगर जैसे मैकेनिक का दुकान आपको मिलेगा वहाँ पर, अभी याद नहीं आ रहा ठीक से कितना कुछ होता है बाज़ार में, ठीक है। तो ये सारे ढेर सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर आपको एक वर्ड में इन सबको कहना कि ये सब कौन है, तो ये सब ह्यूमन बींग्स हैं, मानव हैं। एक वर्ड ह्यूमन में ये सारा डिफाइन हो जाएगा, मतलब ह्यूमन के इतने सारे रूप हैं। उसी तरह से एक सेल के अंदर जो कुछ भी हैं उसको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग तो कंप्लीट नहीं होना, चलो ठीक है, कोशिकांग कहा जाता है। आई डोंट थिंक पेन टेबलेट क्यों काम करना बंद कर दिया है, स्लो हो गया लगता है। ओके सॉरी। अब देखो वैक्यूल के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात आपको जानना चाहिए उसको देखो ठीक से, कि अगर एक सेल जो प्लांट सेल है उसके अंदर वैक्यूल है, इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा फील होया हुआ रहता है, और वाटर फील होने के कारण ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है कि ये पूरे प्लांट सेल को ही एक स्ट्रक्चर दे देता है। प्लांट सेल जो हार्ड होता है, जो फॉर्मनेस होता है, उसका कहीं ना कहीं एक रीजन वैक्यूल को होता है, ठीक है। और एक बात, लाइसोसोम जो होता है वो प्लांट सेल में नहीं होता है, तो उसका फंक्शन भी वैक्यूल को ही चला जाता है, वो काम भी वैक्यूल को ही करना होता है। तो प्लांट सेल का ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात पता रहना चाहिए। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट आपको पता है दुनिया में कोई भी प्लांट है ना, तो वो एक काम जरूर करता है, वो क्या है? फोटोसिंथेसिस। वो काम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। सूर्य का रोशनी से प्लांट अपना खुद से खाना बनाता है, ठीक है, सूर्य का रोशनी से CO2 लेकर खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जिसमें कि ऑक्सीजन रिलीज भी करता है। तो उस फोटोसिंथेसिस का सबसे जो बोलोगे कि सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है जो फोटोसिंथेसिस हो पाता है प्लांट में, तो ये समझ लो कि क्लोरोप्लास्ट के ही कारण फोटोसिंथेसिस हो पाता है। अगर क्लोरोप्लास्ट ना हो तो फोटोसिंथेसिस ना हो पाए। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई। अब वैक्यूल देखो, वैक्यूल में वाटर होता है और ये बहुत टाइट होके पैक रहता है, जिसके कारण कि बहुत हार्ड हो जाता है, जिसके कारण ये पूरा सेल भी हार्ड होता है। ये हार्डनेस क्यों चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी प्लांट का सबसे बड़ा ज़रूरत क्या है। कोई भी प्लांट का सबसे बड़ा ज़रूरत है कि उसे ज़मीन से जुड़ करके रहना है, फर्म होके रहना है, मजबूत होके रहना है। उसको कोई हवा आकर के नहीं तोड़ पाए, कोई जानवर आकर के उखाड़ के नहीं ले जाए, इतना स्ट्रांग उसे बने रहना है।
तो इतना स्ट्रांग बने रहने के लिए तो उसे फर्मनेस चाहिए ना, उसे मजबूती चाहिए ना, तो वो मजबूती वैक्यूल भी देता है और वो मजबूती सेल वॉल भी देता है, ये जो सेल वॉल है। ठीक है, आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और इस पिक्चर को एक बार देखो ठीक से, हो सके तो इन सब स्क्रीनशॉट्स को ले लो, लेकर अपने FB पर डाल दो। मैं यही करता हूँ, FB पर डालकर वहाँ होता है ऑप्शन ओनली मी का। आप लोग तो हर चीज़ पब्लिक ही करते हो, हर दिन सोचते रहते हो कि क्या पब्लिक कर दूँ, पागल रहते हो इसके लिए। लेकिन आप ओनली मी बटन का यूज करो, पिक्चर डालो, ओनली मी डालो, लोगों को मत दिखाना। लोग को दिखाओगे तो फिर लोग बोलेगा बड़ा पढ़ाकू हो गया है, तरह का कमेंट देगा नीचे, कुछ तुमको डीमोटिवेट कर देगा, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा मोटिवेट कर देगा। क्या ज़रूरी है, तुम्हारा अपना नोट्स है, FB पर ओनली मी में करके डाल दो, और उसको महीना भर के बाद फिर से रीपोस्ट कर दो। तो 2 महीना तक अगर ऐसा करोगे तो फेसबुक तुमको तीसरे महीना खुद से बोलेगा कि डू यू वांट टू रीपोस्ट, तो तुम फिर से रिपोस्ट कर देना। तो इससे क्या होगा कि वो तुम्हारे सामने रहेगा, तुम्हारा रिवाइज होते रहेगा। बाकी और भी बहुत सारा तरीका है, आप ऐसा ड्राइंग करके अपने कॉपी में रख लो, डेली देखते रहो, ये तो सबसे अच्छा होगा, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन ये भी एक तरीका है, क्योंकि आप लोग फेसबुक पर ज़्यादा दिखते हैं तो आपको एक तरीका बता दिया मैंने। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर यूकैरियोटिक। अभी बताएंगे थोड़ी देर में कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। टेंशन मत लो, सेल 2 तरह का होता है, एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों के दोनों यूकैरियोटिक होते हैं, दोनों में से कोई भी कुछ और नहीं होता है। ठीक है ना, तो प्लांट सेल हो कि एनिमल सेल हो, दोनों के दोनों यूकैरियोटिक होता है, और ये प्रोकैरियोटिक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, प्रोकैरियोटिक एल्गी होता है। तो वो सबको जाने दो, अभी तुमको क्या याद रखना है कि प्लांट सेल एनिमल सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल है। क्या होता है तो अभी जस्ट 2-3 मिनट के बाद बता देंगे ये एक्चुअली होता क्या है। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम। बिल्कुल सेम तो दिखते ही नहीं है, अभी तुरंत मैंने बात कर लिया है इसके ऊपर कि क्या क्या डिफरेंट है। तो डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते हैं। और हैव ऑल द सेम ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सेम ऑर्गेनेल्स, यानी कि कोशिकांग भी बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना, सभी अंग एक जैसे नहीं, यहाँ कोशिकांग लिखना था, अंग लिख दिया है, कोशिकांग लिखना था। ठीक है, तो सभी कोशिकांग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि उनमें से प्रत्येक की ज़रूरतें अलग अलग है। सिंपल सी बात है कि देखो ह्यूमंस में क्या है या एनिमल में क्या है कि खाना वो खाता है और वहाँ से ग्लूकोज जाता है, तो वो ग्लूकोज को लाइसोसोम उठाएगा या फिर वैक्यूल में जाकर के फूड स्टोर होगा, तो वो एक अलग ज़रूरत है। अब प्लांट में क्या है, वहाँ पर खाना उसे खुद बनाना है, तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होगा और एनिमल सेल में नहीं होगा, बिकॉज एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस थोड़ी ना करता है। प्लांट को ज़रूरत है स्ट्रेंथ की, ज़रूरत है बहुत ज़्यादा जो मजबूती की, क्योंकि उसे एक जगह टिके रहना है। और एनिमल को मूवेबल होना है, अगर बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, लचीला नहीं रहेगा, तो फिर मूव कैसे करेगा एनिमल। तो दोनों की ज़रूरतें अलग अलग हैं, इसलिए सेल के भीतर के पार्ट्स भी अलग अलग हैं, ऑर्गेनेल्स भी अलग अलग हैं। अगर वैक्यूल एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में भी है, लेकिन दोनों जगह उसका जो समझ लो पूरा प्रोफाइल ही अलग हो जाता है दोनों का। उदाहरण के लिए पौधों की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होते हैं क्योंकि उन्हें प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता है, लेकिन पशु कोशिका में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये बात अभी तुरंत मैंने कह भी दिया था, लिखा है तो पढ़ दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, अब आगे देखो, थोड़ा एक पिक्चर के द्वारा आपको दिखाया गया, ये 2D पिक्चर है, एक बार फिर से इसको देखो अच्छे से और जितना हो सके समझने की कोशिश करो। कुछ यहाँ पे मिट गया था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में फिर से वो पिक्चर दिखा देंगे। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल एंड हेल्प सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो एनिमल सेल में क्या होता है, तो वैक्यूल जो होता है वो बहुत छोटा होता है और ढेर सारा होता है, और उसका काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को सिक्वेस्टर करना। वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ कहीं भी है उसमें जमा होकर रहेगा और वहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, सेल के बाहर चला जाएगा। और प्लांट सेल में क्या होता है, तो वैक्यूल जो होता है वो वाटर बैलेंस मेंटेन करने के लिए होता है। मैंने अभी तुरंत कहा ना कि प्लांट सेल में वैक्यूल वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। समटाइम्स अ सिंगल वैक्यूल कैन टेक अप मोस्ट ऑफ द इंटीरियर स्पेस ऑफ द प्लांट सेल। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक प्लांट सेल अगर है इस तरह का,
तो इसमें बहुत बड़ा पार्ट वैक्यूल का ही हो जाता है। सेल का न्यूक्लियस कहीं जाकर के कोना में बेचारा रहता है, जबकि एनिमल सेल में एकदम सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, बीचों बीच होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल का। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। और बार बार कह रहा हूँ, पिक्चर में भी आपने देख ही लिया होगा। देखो वैक्यूल कितना बड़ा है, यहाँ देखो वैक्यूल कितना छोटा छोटा है, ढेर सारा है। यहाँ पर न्यूक्लियस देखो एक साइड में चला गया, यहाँ न्यूक्लियस बिल्कुल एकदम सेंटर में है और यहाँ से हर चीज़ को वो रेगुलेट कर रहा है, हर एक बात को। बहुत सारा सिमिलरिटी भी है, जैसे सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ सेल वॉल है, यहाँ नहीं है। ठीक है, गोल्जी अपरेटस यहाँ भी है, गोल्जी अपरेटस यहाँ भी है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट यहाँ नहीं है। लाइसोसोम एनिमल सेल में होता है, लेकिन यहाँ आपको प्लांट सेल में नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा सिमिलैरिटी है, बहुत सारा डिफरेंसेस है, और वही सिमिलैरिटी डिफरेंसेस को आप अगर ठीक से जान जाएं तो आपको दोनों में से किसी में भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बहुत इजीली सॉल्व कर दीजिएगा उस क्वेश्चन को, बहुत इजीली आप उसके आंसर दे देंगे। और आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से इसे देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आपको बहुत बेनिफिट होने जा रहा है। चलो, ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पिक्चर में आपको हर एक बात क्लियर हो जाता है। एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो जो डिफरेंस है उसे मैंने यहाँ दिया है, दिखाया है, और दोनों में जो कॉमन थिंग्स है वो यहाँ बीच में है। दिस इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो देखो, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, नहीं होता है सॉरी, और प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। एनिमल सेल में छोटा छोटा वैक्यूल ढेर सारा होता है। ठीक है, छोटा छोटा वैक्यूल ढेर सारा होता है, जबकि जो प्लांट सेल है उसमें एक वैक्यूल होता है और वो बड़ा वैक्यूल होता है। तो वैक्यूल दोनों में है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल में होता है, वही सारी बातें जो अभी मैंने बताया उसको यहाँ इस डायग्राम में बता रहा हूँ। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर ऑफ द सेल में होता है, और इसमें यानी प्लांट सेल में न्यूक्लियस को किसी साइड में भी धकेल दिया जाता है। किसके द्वारा? वैक्यूल के द्वारा। एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है। ठीक है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स होता है, प्लांट सेल में जनरली नहीं होता है। एनिमल सेल इरेगुलर इन शेप होता है, बिकॉज वो तो लुच-पुच है, हमने कहा आपको। प्लांट सेल जनरली रिजिड होते हैं और शेप भी उसका ज़्यादातर शेप फिक्स होता है। ये बेसिक बात आपको पता रहना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में न्यूक्लियस होता है, दोनों में होता है न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन होता है, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म यानी कि वो जेली जिसमें सारे कुछ तैर रहे हैं, अभी तुरंत उसके बारे में बात हुई। साइटोप्लाज्म दोनों में होते हैं। अच्छा, एक बात जान लो, साइटो पिछले क्लास में भी बोले थे, साइटो का मतलब होता है रिलेटेड, एनीथिंग रिलेटेड टू सेल। तो साइटो के अंदर जो जेली है उसको साइटोप्लाज्म नाम दे दिया गया। अगर तुम सेल के ऊपर रिसर्च करने लगो फ्यूचर में कभी, यू आर द फ्यूचर गोल्जी, यू आर द फ्यूचर पैलाड्स। अगर आप कोई बहुत बड़ा रिसर्च उसमें करने जा रहे हैं तो आप, इसका मतलब होगा आप साइटोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सेल के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने जा रहे हैं, दैट मीन्स साइटोलॉजी करने जा रहे हैं। गोल्जी अपरेटस दोनों में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी दोनों में होता है, राइबोसोम्स दोनों में होता है। उम्मीद है ये एक पिक्चर से आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसे जल्दी से जहाँ मैंने बोला है वहाँ सेव कर दो, ताकि बाद में कभी भी तुम्हें देखना हो तो फिर वहाँ जाकर दिख जाए। अब फ़ोन में सेव करोगे, कभी तो देखते नहीं हो फ़ोन में क्या क्या सेव किए थे। फेसबुक तो डेली देखते हो, अगर हो सके तो सेव कर लो वहाँ। नहीं यूज करते हो फेसबुक तो मेरे द्वारा आपको लख लख बधाइयाँ, बहुत अच्छा जा रहे हो। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ सेल ऑर्गेनेल्स। अभी तुरंत मैंने एक बात की आपसे कि किसी भी सेल के भीतर जितनी भी चीज़ें होती है, ठीक है ना, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है,
ठीक है, गोल्जी अपरेटस है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये सब को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। अभी तुरंत वो बार बार वाला एग्जांपल लिया था ना, इसी चीज़ के लिए लिया था, कोई अलग नहीं था। कभी कभी क्या होता है, एक ही चीज़ को टीचर जब दोबारा बोलता है ना, तो स्टूडेंट एक बार तो समझ जाता है, दोबारा फिर जाकर के वो कन्फ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं होना है, आप एकदम कन्फर्म रहो, सेल के भीतर जो कुछ भी है उसको एक नाम दिया हुआ है, ऑर्गेनेल्स। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। अब आगे देखो, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स फाउंड इन द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। ये एनिमल सेल की बात हो रही है। प्लांट सेल में आपको पता है कि मैक्सिमम टाइम जो वैक्यूल होता है वो न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है। तो ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार एनिमल सेल और प्लांट सेल को देख लो। देखो सच में यहाँ न्यूक्लियस सबसे बड़ा है, लेकिन प्लांट सेल में सबसे बड़ा वैक्यूल है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आओ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को मैं क्लियर करता हूँ। ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड ये है नहीं, नाम थोड़ा सा अगर याद रख सको तो इसमें कुछ भी वैसा बहुत कठिन तो है ही नहीं, बहुत सिंपल है। देखो, बैक्टीरिया और एक होता है साइनोबैक्टीरिया, एल्गी। ठीक है, तो बोला ये जाता है कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले, 3.5 अरब साल पहले, बिलियन ईयर्स एगो, सेल ऐसा नहीं होता था जैसा आज एनिमल सेल यहाँ आपको दिख रहा है, या प्लांट सेल पहले आपको मैंने दिखाया। सेल ऐसा नहीं होता था आज से 3.5 अरब साल पहले। जिस तरह से मॉडर्न पीरियड में बंदर से इवोल्यूशन होकर के आदमी बना, ऐसा माना जाता है कि बंदर का इवोल्यूशन होते 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 बंदर से कुछ और बना, कुछ और बना, कुछ और बना, लास्ट में होमो सेपियंस यानी आदमी बन गया। कुछ उसी तरह का इवोल्यूशन सेल का भी हुआ है। सबसे पहले वो प्रोकैरियोटिक सेल था और उसके बाद बहुत इवोल्यूशन होने के बाद यूकैरियोटिक सेल बना। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब ये प्रोकैरियोटिक सेल हुआ करता था, यानी कि सेल आज के जैसा सेल नहीं हो पाया था, उस समय सेल में कुछ भी डिस्टिंक्ट वे में नहीं थे। जैसे कि देखो आज के डेट में देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बहुत ही अच्छा सा 2 परत है, और ये साइटोप्लाज्म में बिल्कुल अलग थलग रहता है, मिक्स नहीं होता है साइटोप्लाज्म से। ये जो आपका गोल्जी अपरेटस है, ये भी अपने परतों में बंधा हुआ है, ये मिक्स नहीं होता है। लाइसोसोम का अपना एक परत है, बहुत स्ट्रांग परत है, अगर वो परत फट जाए तो फिर ये पूरा सेल ही खत्म हो जाए। तो ये जितने भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं ना, तो ये सब अपना एक परत बना करके तब इसमें है। मैक्सिमम थिंग्स, मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स जो हैं आज के डेट का, यानी यूकैरियोटिक सेल्स का, वो अपना एक परत बना करके रहता है, पैकेट है। लेकिन यहाँ नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कोई परत नहीं है, वैक्यूल्स का अपना कोई खास परत नहीं है। सेल वाल तो था, वो तो परत है, यानी कि सेल में सेल वाल तो है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है। सेल वाल ये ग्रीन वाला है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ब्लू वाला है। ठीक है, मेसोसोम है, साइटोप्लाज्म भी है इसके भीतर, ये तो होगा ही, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। और न्यूक्लियस के भीतर जो डीएनए होना चाहिए, वो डीएनए इस तरह से क्वाइल होकर के जैसे तैसे बिखरा हुआ है। प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड उस समय हुआ करता था, आज के डेट में बहुत कम मिलता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और आज के डेट में यही समझ लो कि ये एंशिएंट था, प्राचीन था, और ये मॉडर्न एज का है। और प्राचीन काल का कुछ अवशेष रह जाता है ना, समझ लो वही अवशेष 2 रह गया है। तो इसमें आज भी प्रोकैरियोटिक सेल मिल जाता है हमें देखने को। लेकिन आज के डेट में जो भी एनिमल सेल है वो सब यूकैरियोटिक है, जो भी प्लांट सेल है वो सब यूकैरियोटिक है। सारा प्लांट एंड एनिमल सब यूकैरियोटिक है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ। बहुत ही डिटेल में जा रहे हैं हम, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका पूरा फ़ायदा भी उठाएंगे। नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। अब मैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के कुछ डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। देखो, टाइप ऑफ सेल ऑलवेज यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक में,
यूकैरियोटिक में मल्टी सेल्यूलर भी होता है, यूनिसेल्यूलर भी होता है। प्रोकैरियोटिक बहुत छोटा होता है, किससे? यूकैरियोटिक से। सेल वॉल होते हैं नहीं, प्रोकैरियोटिक में होते हैं, और यूकैरियोटिक में सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं और एनिमल सेल में नहीं होते हैं। और जो एनिमल सेल में जो प्लांट सेल में होते भी हैं तो वो प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। इसके जैसा सेल वॉल नहीं होता है प्लांट सेल में। प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोट्स में या प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स जो भी होंगे उसमें न्यूक्लियस तो होना मस्ट है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, नो मैटर, लेकिन न्यूक्लियस तो सब में होता है। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होता है। डीएनए अरेंजमेंट प्रोकैरियोटिक में सर्कुलर होता है और यूकैरियोटिक में लीनियर होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखना। और भी कुछ डिफरेंस है, देखा जाए उन सबको भी। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म तो दोनों में है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक में नहीं है, यूकैरियोटिक में है। प्लाज्मिड प्रोकैरियोटिक में है, यूकैरियोटिक में रेयरली किसी किसी में मिलता है। राइबोसोम बहुत छोटा था प्रोकैरियोटिक में, यहाँ बहुत छोटा छोटा राइबोसोम था, लेकिन यहाँ तो राइबोसोम बड़ा हो गया। लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दोनों अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में, और लाइसोसोम सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है आज के यूकैरियोटिक सेल में। सेल डिवीजन होता है कैसे? बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर पिछला क्लास किसी को याद है ठीक से, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उसका क्या काम होता है? तो सेल डिवीजन में काम आता है। एक सेल से जब दो सेल बनता है ना कोई भी, तो उसमें जो ये सेंट्रोसोम होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है तो आज के क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसको कि कैसे करता है, लेकिन सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब सवाल ये आता है कि जब प्रोकैरियोटिक सेल में ये है ही नहीं तो फिर वो कैसे करते थे? तो इसका आंसर है कि सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन करता है वो मिटोसिस के तहत करता है, जबकि यहाँ सेल डिवीजन कैसे हो रहा है? तो सीधे बाइनरी फ्यूजन के द्वारा हो रहा है। ठीक है, ये बाइनरी फ्यूजन क्या है ये सब आप 11th-12th में पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको यही जानना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका सेल डिवीजन का तरीका अलग था, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। और यूकैरियोटिक सेल जिसमें कि सेंट्रोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल डिवीजन में, वो मिटोसिस के तहत अलग अलग होते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट है फ्लैजेला। ये जो इस तरह से देख रहे हो इसमें निकला हुआ था, इसको फ्लैजेला कहा जाता है। ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। रिप्रोडक्शन का टाइप दिया हुआ है, एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है। उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो इतना ही है, इतना ही सिंपल है। ज़्यादा आप हार्ड कीजिएगा चीज़ों को तो आपके लिए ज़्यादा हार्ड होगा, इतना इजीली सीखते हुए आगे बढ़ जाइएगा तो उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए, एकदम विदाउट एनी टेंशन आगे बढ़ते हैं। तो देखो आज का क्लास अभी करूं क्या, चलो आज यहीं कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको सारे के सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑर्गेनेल्स के बारे में सारे के सारे पढ़ाऊंगा। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया से शुरू हो रहा है और हम लोग एक एक करके सारे चीज़ों को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ या फिर न्यूक्लियस हुआ, राइबोसोम हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ है, फिर रफ है, ओके, गोल्जी अपरेटस है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है। हर एक ऑर्गेनेल्स के बारे में बहुत डिटेल में जाकर नेक्स्ट क्लास में हमारा क्लास होगा। आज के क्लास में हम यहीं कंक्लूड